नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है साथियों हम चल रहे हैं लोक प्रशासन पर और लोक प्रशासन में हमने लोक प्रशासन का विकासात्मक प्रशासन, नव लोक प्रशासन और उसके बाद प्रशासनिक संगठन के नियम हमने पढ़ लिए थे। अब हम चल रहे थे प्रशासनिक व्यवहार के नियम। प्रशासनिक व्यवहार में भी हमने देखा जाए तो अभिप्रेरणा का काफ़ी गहन अध्ययन कर लिया है, निर्णय निर्माण का भी अध्ययन कर लिया है। आज हम अध्ययन करेंगे संचार का, कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन भी प्रशासनिक व्यवहार है, वाई सिद्धांत से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान में पहली बात रहना चाहिए कि ये किससे संबंधित है? प्रशासनिक व्यवहार है। ये वाई सिद्धांत से संबंधित है। किस संबंधित है? वाई सिद्धांत से। कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा है कि मनुष्य अपनी प्रकृति से सामाजिक नैतिक प्राणी है, इसलिए मनुष्य स्वनियमित, स्वनियंत्रित हो सकता है। ये संचार बेसिकली कहना चाहता है। ये संचार लोक प्रशासन में और विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, इसलिए इसका अध्ययन भी बहुत ही हमें सरल सहज तरीके से करना होगा, साथ में गहन अध्ययन भी करना होगा। मैं आपको पहले व्हाइट बोर्ड के माध्यम से धीरे-धीरे समझाने की कोशिश करूँगा कि संचार है क्या? ये मैंने बताया आपको कि संचार एक प्रशासनिक व्यवहार है, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। क्या है? प्रशासनिक व्यवहार। संचार का सिद्धांत जो है कि काफ़ी हद तक राजनीति विज्ञान में फेमस है, लोक प्रशासन में भी फेमस है। पहले मैं थोड़ा-सा आपको मैं लोक प्रशासन की बजाय पहले राजनीति विज्ञान में ले जाना पसंद करूँगा और उसमें थोड़ा-सा मैं बताना भी चाहूँगा। सबसे पहले संचार की बात कि जो की थी संचार सिद्धांत, वो रॉबर्ट विनर ने दिया था। संचार सिद्धांत सबसे पहले जो है शासन में रॉबर्ट विनर ने दिया था। इन्होंने गणित के क्षेत्र के बड़े विद्वान थे, साइबरटेनिक्स के बड़े विद्वान थे, संचार सूचना जगत के बड़े विद्वान थे रॉबर्ट विनर। तो ये साइबरटेनिक्स क्षेत्र में, सूचना तंत्र के क्षेत्र में इससे प्रस्तुत करते हैं। सूचना तंत्र के क्षेत्र में और कहते हैं जिसका सूचना तंत्र मजबूत होगा, वो राष्ट्र शक्तिशाली भी होगा। तो ये बेसिकली इन्होंने कहा था, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद साथियों आते हैं कार्ल डुइस और कार्ल डुइस कहीं न कहीं राजनीति विज्ञान में संप्रेषण सिद्धांत देते हैं, कम्युनिकेशन थ्योरी देते हैं। तो राजनीति विज्ञान में संप्रेषण सिद्धांत देने वाले विद्वान जो हैं कार्ल डुइस हैं। तो ये किसने दिया था? कार्ल डुइस ने। ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए साथियों कि भाई कार्ल डुइस राजनीति विज्ञान में संप्रेषण सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले प्रमुख विद्वान हैं और कहते हैं कि अगर संगठन में या शासन में संप्रेषण संचार की मात्रा अधिक रहती है, संचार तीव्र गति से होता है, तो वो संगठन भी शक्तिशाली होता है और राजनीतिक व्यवस्था भी शक्तिशाली होती है। तो इन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया था कार्ल डुइस ने। तो कार्ल डुइस ने बताया कि कहीं न कहीं कि जो है राजनीतिक व्यवस्था का एक प्रमुख तत्व क्या है? संप्रेषण है, संचार है। फिर आगे साथियों देखते हैं डेविड ईस्टन ने भी अपने व्यवस्था सिद्धांत में फीडबैक को महत्वपूर्ण माना था। फीडबैक या संचार को महत्वपूर्ण माना था। तो बेसिकली ये क्या कहते हैं, संचार को क्या महत्वपूर्ण मानते हैं, ये भी थोड़ा-सा ध्यान रहना चाहिए। ये कहते हैं संचार जो होता है बेसिकली जनता और सरकार के बीच में कड़ी का काम करता है। सरकार के बीच में कड़ी का काम करता है। ये जनता की समस्याओं को सरकार के बीच तक पहुँचाता है और सरकार के निर्णयों को जनता तक पहुँचाता है। ऐसा डेविड ईस्टन ने अपने व्यवस्था सिद्धांत में कहा था। फिर उसके बाद अगर हम देखें आमंड व पावेल के बारे में चर्चा करें, तो आमंड व पावेल भी संचार को एक आगत का एक प्रमुख कार्य मानते हैं। आमंड व पावेल आगत के 4 कार्य बताते हैं और आगत के 4 कार्यों में से एक कार्य क्या बताते हैं, वो आपको ध्यान में रहना चाहिए, वो बताते हैं संचार। ये बेसिकली ध्यान रखना है कि वो भी आगत का जनता से संबंधित कार्य बताते हैं। आमंड व पावेल अपने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत में वो 4 कार्य आगत के बताते हैं।
4 कार्य कौन-कौन से हैं ये भी मैं बता देता हूँ अगर आपको नहीं मालूम है, वैसे तो आपको सारे मालूम होने चाहिए। पहला है राजनीति समाजीकरण भर्ती, दूसरा हित स्पष्टीकरण, फिर हित समूहीकरण और चौथा ये संचार। तो 4 कार्य बताए थे आमंड पावेल ने आगत के, उनमें से एक कार्य महत्वपूर्ण क्या माना? संचार। 3 अन्य कार्य कौन से बताए? अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो मैं ये लिख देता हूँ कि फर्स्ट उन्होंने क्या बताया? राजनीति समाजीकरण व भर्ती। फिर दूसरा उन्होंने बताया हित स्पष्टीकरण। तीसरा उन्होंने बताया हित समूहीकरण और चौथा उन्होंने बताया संचार। तो इस प्रकार से आमंड व पावेल भी राजनीति व्यवस्था के लिए संचार को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ में साथियों ध्यान रखना कि संप्रेषण जो सिद्धांत दिया वो कार्ल डुइस ने दिया था राजनीति के क्षेत्र में, और उन्होंने बेसिकली कहा कि संचार से कहीं ना कहीं संचार की जैसी गति रहेगी, व्यवस्था के वैसे निर्गत रहेंगे और निर्णय परिणाम रहेंगे। ऐसा बेसिकली कहते हैं कि संचार जो है एक बहुपक्षीय प्रक्रिया है, और संचार जो है वो ऊर्जा से स्वतः चलाने वाली प्रक्रिया है। उसको किसी ऊर्जा की जरूरत नहीं होती, संचार को संचार से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसा बेसिकली कार्ल डुइस महोदय कहते हैं कि संचार स्वयं ही ऊर्जा का स्रोत है। तो ऐसा बेसिकली कार्ल डुइस कहने वाले हैं। फिर वो फीडबैक को भी महत्वपूर्ण मानते हैं कार्ल डुइस, और फीडबैक के 4 तत्व बताते हैं कि लोड, लीड, लैग और गेन। तो ये फीडबैक को नापने के वो 4 तत्व भी बताते हैं। अगर ये भी ध्यान रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। लेकिन साथियों हमें मेनली सामूहिक रूप से संचार ना पढ़कर कुछ लोक प्रशासन के क्षेत्र में ज़्यादा पढ़ना है। तो अब मैं लोक प्रशासन पर वापस लौटता हूँ, लेकिन ये ज्ञान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर पूछ लिया जाए तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा ये ज्ञान भी आप संकलित रखना तो बेटर रहेगा। अब हम चलते हैं, मैंने आपको बताया कि लोक प्रशासन में भी संगठन के संदर्भ में संचार को महत्वपूर्ण मानते हैं, और इसे प्रशासनिक व्यवहार कहते हैं, यानी कि अनौपचारिक नियम एक कहते हैं। प्रशासनिक व्यवहार यानी कि अनौपचारिक नियम मानते हैं। क्या मानते हैं? अनौपचारिक नियम। और कहते हैं ये वाई सिद्धांत से संबंधित है। किससे संबंधित है? वाई सिद्धांत से। लेकिन साथियों हमें थोड़ा धीरे धीरे समझना है कि ये संचार शब्द आया कहाँ से। ये लैटिन भाषा के जो है कम्युनिस्ट शब्द से आया था, जिसका किससे उत्पत्ति हुई थी इसकी? लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से। लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है ये भी आपको पता रहना चाहिए। अपने विचारों का संप्रेषित करना या आदान प्रदान करना, इसका मतलब क्या है? अपने विचारों को या आदान प्रदान करना। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि सिंपली इसका मतलब क्या है कि यानी कि विचारों का आदान प्रदान, संप्रेषण ही संचार है। लेकिन संचार की सही स्टिक परिभाषा क्या है? कहते हैं संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संदेश को उसकी समझ के साथ स्थानांतरित किया जाता है। तो सही परिभाषा क्या है? तो वो आपको ध्यान रखना है कि परिभाषा मैं लिख देता हूँ साथियों, आपको ये थोड़ा समझना चाहिए और इसको देखना भी चाहिए। संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संदेश को उसकी समझ के साथ स्थानांतरित किया जाता है। देखो साथियों,
जब तक आपने कोई संदेश भेज दिया लेकिन संदेश दूसरे की समझ में नहीं आया, तो वो संदेश पहुंचना नहीं है, वो संप्रेषण नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। जब तक उसकी समझ भेजने वाले को समझ ना आए, आपने पता नहीं किस भाषा में लेटर लिख दिया, वो समझ ही नहीं आया उसको, तो वो संचार नहीं है। संचार तभी है कि जब आपने जो संदेश भेजा है, जिसको भेजा है, प्रेषित जो भी है, आप प्रेषक हैं तो आपको जिसको भेजा है उसको समझ आना चाहिए भेजने वाले को। सो वास्तव में जिसको आप भेज रहे हैं रिसीवर को वो समझ आना चाहिए। यानी कि आपको ऐसा संदेश नहीं भेजना जो सामने वाले को समझ नहीं आए। कि सेंडर द्वारा भेजा गया मैसेज कि क्या है, इस सेंडर ने जो मैसेज सेंड किया है, सेंडर ने जो मैसेज भेजा है वो रिसीवर को समझ आना चाहिए। क्या आना चाहिए? रिसीवर को, यानी कि जो संदेश प्राप्त करता है उसको समझ आना चाहिए। ठीक है साथियों, अब कुछ विद्वान कहते हैं कि समझ ही नहीं आना चाहिए, उसका फीडबैक भी देना चाहिए, उसकी प्रतिक्रिया भी वो दे कि वास्तव में वो सही है, गलत है। वो फीडबैक को भी कहीं ना कहीं संचार का एक भाग मानते हैं। इसलिए संचार के बेसिकली 5 तत्व बताए जाते हैं, उसमें फीडबैक को भी आवश्यक तत्व माना जाता है। मैं अभी आपको डिस्कशन भी करूंगा कि क्या क्या है इसके 5 तत्व, लेकिन साथियों उससे पहले मैं कुछ परिभाषाएं जरूर देना चाहूंगा, कुछ आपको फैक्चुअल नॉलेज देना चाहूंगा। तो उसको लेने के लिए आप सावधान रहना, क्योंकि डरना मत कि इतना टिपिकल संचार नहीं है, क्योंकि संचार तो आज आप करते रहते हैं, क्योंकि आज व्हाट्सएप से इसके माध्यम से भेजना संचार। लेकिन आप कोई भी चीज़ लिख रहे हैं सामने वाले की समझ आना चाहिए। आप हिंदी में लेटर लिख रहे हैं और आपने चीन भेजा या जापान भेजा, सामने वाले को समझ ही नहीं आया तो कोई प्रतिक्रिया ही व्यक्त नहीं करेगा। तो आप लेटर भेजें, चाहे किसी भी प्रकार का लेटर हो। अब पत्र तो किसी प्रकार का हो सकता है, संदेश किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो आप कोई भी संदेश भेजें, साथ में ध्यान रखना है कि कमेंट सामने वाले को समझ भी आना चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं, वो चित्र सा भेज देते हैं, आंखें बंद कर कर या खुला करके, सामने वाले को समझ ही नहीं आया, वो प्रतिक्रिया ही व्यक्त नहीं करता। तो आप कमेंट भी ऐसा करें जो सामने वाले को समझ आए। तो ये अब साथियों चलते हैं। बाकी क्या है फिपनर? फिपनर क्या कहते हैं? फिपनर महोदय कहते हैं कि जो संचार है ये प्रबंधन का हृदय है। क्या कहते हैं? संचार प्रबंधन का हृदय है। ये आपको ध्यान रखना है। फिपनर महोदय क्या कहते हैं? संचार क्या प्रबंधन का हृदय है। इसके बाद साथियों जो है फिपनर के बाद मिलेट महोदय करते हैं। मिलेट महोदय कैसे परिभाषा देते हैं वो ध्यान रखना है। मिलेट मिलेट महोदय ने क्या कहा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मिलेट महोदय कहते हैं कि संचार साझा उद्देश्य की समझ से है। क्या है संचार? साझा उद्देश्य की समझ है। अब ऐसा किसने कहा कि साझा उद्देश्य की समझ है? ऐसा मिलेट महोदय कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। भाई जो उद्देश्य हम साझा करने चाह रहे हैं उसकी समझ सामने तक पहुंचनी चाहिए, तभी है, नहीं तो नहीं है। तो मिले इसे क्या मानते हैं? रक्त धारा भी मानते हैं। ये भी ध्यान रखना, ये संचार को प्रशासनिक संगठन की रक्त धारा भी कहते हैं। तो प्रबंधन का हृदय किसने कहा था? विपनर ने। रक्तधारा किसने कहा संचार को? ये मिलेट ने। तो ये 2 क्वेश्चन भी साथियों फैक्चुअल हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। फिर उसके बाद साथियों हम आते हैं अब आपके अगले संचार के 5 तत्व से। तो संचार के 5 तत्व क्या हैं, इन पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए तो हम समझते हैं संचार के 5 तत्व। संचार के तत्व, देखो साथियों, सामान्यतः संचार के 5 तत्व माने जाते हैं। सामान्यतः संचार के 5 तत्व माने जाते हैं। वो धीरे धीरे रखना है आपको। अब इसका अंग्रेजी ध्यान रखना है, मैं थोड़ा अंग्रेजी में लिखूंगा साथियों, तो ध्यान रखना है। सेंडर, सेंडर का मतलब संदेश भेजने वाला। संदेश भेजने वाला, प्रेषक कह देते हैं हिंदी में कई बार, तो संदेश भेजने वाला। अब मेरे को हिंदी थोड़ा आप देख लेना, जैसे भी मैं हिंदी के बारे में ज़्यादा नहीं कहता आपको। प्रेषक, फिर उसके बाद है कि सेंडर के साथ क्या आता है? मैसेज।
कि मैसेज को क्या कहते हैं हिंदी में? संदेश। फिर साथियों क्या है, आगे ध्यान रखना है इसमें मीडिएटर क्या है, वहां किसके माध्यम से भेजा, आपने फोन के माध्यम से भेजा या कागज पर लिखकर भेजा, तो आपने ईमेल किया तो वाहक हो गया मीडिएटर। वाहक, वाहक में क्या आता है, जो आपका फोन है या व्हाट्सअप है, फोन से टेक्स्ट मैसेज है किया आपने या व्हाट्सअप किया, तो ये सारे ईमेल किया, तो ये सब वाहक हो गए। आप कौन सा रास्ता अपनाते हैं? ये मीडिएटर। चौथा साथियों है रिसीविंग, रिसीवर। रिसीविंग यानी कि रिसीव करना, रिसीवर, रिसीवर यानी कि जो जिसको भेजा जा रहा है रिसीवर। तो रिसीवर जो है प्रेषित जिसको किया गया है, तो वो पांचवा तत्व इसका क्या है? फीडबैक। पांचवा ध्यान रखना है फीडबैक। फीडबैक का मतलब है प्रतिक्रिया। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है 1 2 3 4 5, ये 5 तत्व हैं, ठीक है ना? सेंडर, मैसेज, मीडिएटर, रिसीवर, फीडबैक। तो ये आपको पांचों ध्यान में रख लेना और इसमें आपको तनाव नहीं लेना है, ठीक है ना? सेंडर के बारे में, मैसेज के बारे में, मीडिएटर, रिसीवर, फीडबैक, तो 5 तत्व हैं कि भाई हमने संदेश भेजने वाले ने क्या संदेश भेजा, किसके माध्यम से भेजा और प्राप्त किसने किया और बदले में वो समझ कर वो उसकी प्रतिक्रिया क्या देता है, ये 5 तत्व माने जाते हैं सामान्यतः। लेकिन साथियों कुछ विद्वान कहते हैं कि बेसिकली संचार फीडबैक को आवश्यक तत्व नहीं मानते। अब वो कौन से हैं जो फीडबैक को आवश्यक तत्व नहीं मानते? वो है मैक्लीलैंड। मैं ऊपर लिख देता हूँ, ध्यान रखना है कि मैक्लीलैंड एक ऐसे विचारक हैं जो फीडबैक को संचार का आवश्यक तत्व नहीं मानते, लेकिन सामान्यतः माना जाता है साथियों कि बिना फीडबैक के तो समझ ही कहाँ से आएगा कि क्या समझ आया। आपका भी मुझे फीडबैक का इंतजार रहता है। अगर आप फीडबैक नहीं देंगे तो मैं क्या समझूंगा कि भाई मेरे अंदर कमी क्या है, मैंने क्या गुण बताया, क्या कमी बताया। इसलिए फीडबैक, और कोशिश करके यह है गुणों का फीडबैक होना चाहिए, ज़्यादा बेटर है। कमियां तो कोई भी बता देगा, लेकिन गुण जो बताता है तो दोनों का सारगर्भित रहना चाहिए, तो वो फीडबैक। तो मैक्लीलैंड फीडबैक संचार का आवश्यक तत्व नहीं है। अब ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है साथियों, बीएमपी क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैक्लीलैंड फीडबैक को संचार का आवश्यक तत्व नहीं मानते। ये आपको पता रहना चाहिए, इसमें आपको गड़बड़ नहीं करना चाहिए। तो मैक्लीलैंड फीडबैक को संचार का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। तो ये आप पता रहेगा तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। अब आगे चलते हैं साथियों, आगे भी आपको ध्यान रखना है कि क्या-क्या बातें हैं, क्या-क्या नहीं, तो वो आप आसानी से करना है कि 5 के अलावा कि अगला, कि एक स्वान करके थिंकर थे, तो वो क्या कहते हैं, तो उनके बारे में भी ध्यान रखना है। सी स्वान में विनर, वो कितने तत्व बताते हैं? सी स्वान में विनर संचार के 8 तत्व बताते हैं। 8 तत्व बताते हैं, कौन-कौन से? 5 तो सामान्य तत्व, 5 क्या है? वो सामान्य तत्व हैं। कौन-कौन से वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है ना? पहला क्या बताते हैं? वही सेंडर, दूसरा मैसेज, तीसरा मीडिएटर, चौथा रिसीवर, पांचवा जो है फीडबैक। ये तो 5 सामान्य बताते हैं। अब वो 3 नए कौन-कौन से बताते हैं, ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। 3 नए बताते हैं साथियों, कोडिंग, कोडिंग करना। भाई क्या-क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं, मैं भी आपको बताता हूँ। ये वीएमपी है, ये वाला कोडिंग, डिकोडिंग और नॉइज।
नॉइज़ से पता चलता है कि समझना है, कि गुस्सा करना है, कि शांति से समझना है, ये वाला। तो इस प्रकार से 5 सामान्य तत्व बताए उन्होंने, सी वेबिनर ने, और 3 ये नए तत्व बताए। तो इस प्रकार से टोटल वो 8 तत्व बताते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है साथियों? अब हमें पढ़ना है संचार के प्रकार क्या-क्या हैं। संचार के प्रकार भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे वाक्य के आधार पर संचार, दिशा के आधार पर संचार, संगठन के आधार पर संचार। तो ये भी साथियों हम देखते हैं। तो आइए आगे हम संचार के प्रकारों पर चर्चा करते हैं। संचार के प्रकार। तो संचार के प्रकार में अब हमें मेनली 3 प्रकार के देखने हैं। तो मैं आपको पहले मोटा-मोटा समझाता हूँ, फिर हम आराम से समझेंगे। पहला तो है वाक के आधार पर, मीडिएटर क्या है, फिर दिशा के आधार पर, फिर संगठन के आधार पर। अब इसमें कैसे बांटते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। वाक के आधार पर तो देखते हैं कि बेसिकली कैसा है, सामग्री कैसी है, वाक कैसा है, लिखित है, मौखिक है, श्रव्य दृश्य है। तो ये इसमें लेंगे लिखित, मौखिक है और श्रव्य दृश्य है। सुनने वाला भी है, साथ में दिखाई भी दे रहा है। दिशा के आधार पर यह है वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है, क्षैतिज है या प्रति ऊर्ध्वाधर है। संगठन के आधार पर है औपचारिक संगठन का जो है नेटवर्क। तो ये औपचारिक संगठन के नेटवर्क के आधार पर, संगठन के नेटवर्क के आधार पर, तो ये देखते हैं। तो औपचारिक संगठन के नेटवर्क के आधार पर और अनौपचारिक संगठन का नेटवर्क, ये 2 प्रकार से देखते हैं साथियों। तो आइए साथियों इनको भी समझते हैं ताकि हम आसानी से समझ जाएं कि भाई क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो आपको समझ आ गया कि वाक में जो है लिखित के आधार पर या मौखिक है, श्रव्य दृश्य इसके आधार पर। लिखित तो मतलब यह है लेटर लिखना, तो ये क्या है, लिखित वाला आ जाएगा। ठीक है साथियों, अपना लेटर लिखना, किताब लिखना, पुस्तक लिखना, ये सब लिखित स्रोत हो जाएंगे। और मौखिक में क्या होता है, भाषण देना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, ई टॉकिंग करना। श्रव्य दृश्य में टीवी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ये श्रव्य दृश्य में आ जाएंगे। मूवी है, वो भी श्रव्य दृश्य में आएगा। फिर दिशा के आधार पर ऊर्ध्वाधर में क्या होता है, ऊर्ध्वाधर में क्या है, उच्च वाला निम्न से संचार कर सकता है, संपर्क स्थापित कर सकता है, लेकिन निम्न वाला उच्च से नहीं। प्रति ध्रुवाधर में निम्न वाला भी उससे संपर्क कर सकता है। क्षैतिज में क्या होता है, समान पद वाले क्या करते हैं, संचार करते हैं। संगठन वाला थोड़ा डिटेलिंग में है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वाहक के आधार पर संचार। आइए साथियों, वाहक के आधार पर संचार, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। वाक के आधार पर संचार में तो आपको इसमें गड़बड़ नहीं करनी है। पहला साथियों जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है, इसमें आप बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करेंगे। अच्छा रहेगा कि आप इसको आसानी से करेंगे। वाहक के आधार पर संचार में पहला क्या है, लिखित वाला है। लिखित में जो चीज़ें आएंगी वो आपको ध्यान है। लिखित में आप क्या क्या देते हैं, पुस्तक लिखना है, पत्रिका है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, ठीक है ना, पुस्तकें, पत्रिका, ये सब क्या है, लिखित वाले में। और पत्र है, पत्र व्यवहार है, वो सब इसी में लिखित में आएगा। मौखिक में क्या आएगा साथियों, अब मौखिक में देखते हैं। मौखिक में भाषण, ई टॉकिंग, ये सारी बातें आएंगी। भाषण है, ई टॉकिंग है, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। लेकिन श्रव्य दृश्य में देखते हैं तो साथियों, श्रव्य दृश्य में हमें कुछ चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि टीवी है, टीवी देखना श्रव्य दृश्य में है। मूवी ही देखना है सिनेमा हॉल में, तो वो भी श्रव्य दृश्य में आएगा। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी इसी के अंदर आएगी। तो ये श्रव्य दृश्य का उदाहरण है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से वाहक के आधार पर 3 प्रकार का संचार देखने को मिलता है, लिखित, मौखिक और श्रव्य दृश्य। अब हम संचार का दूसरा प्रकार देखते हैं, दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर संचार, ये भी 3 प्रकार का है। दिशा के आधार पर संचार, ये बेसिकली 3 प्रकार का है। पहला है क्षैतिज,
क्षैतिज में क्या होता है ये ध्यान रखना है। फिर क्या है ऊर्ध्वाधर, फिर प्रति ऊर्ध्वाधर, तीन है तो तीनों आपको ध्यान में रखना है। अब इनकी अंग्रेजी भी साथियों आनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको ना दिक्कत आना शुरू हो जाती है। तो आप इंग्लिश भी ध्यान रखेंगे तो बेटर रहेगा। आपको अपना काम भी करना है, आगे भी बढ़ना है। क्षैतिज का है हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल का मतलब क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब है समान पद वालों में संचार, समान पद वालों में संचार होना, ये संचार या संपर्क होना। ऊर्ध्वाधर में क्या होता है साथियों, ऊर्ध्वाधर में क्या है, उच्च तो निम्न से संपर्क कर सकता है, उच्च तो उच्च निम्न से संपर्क कर सकता है। इसको वर्टिकल कहते हैं अंग्रेजी में, क्या कहते हैं, वर्टिकल। फिर एंटी वर्टिकल है प्रति ऊर्ध्वाधर। इसमें निम्न भी उच्च से संचार कर सकता है। या संचार कर सकता है। साथियों ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जब आप इतना ध्यान रखेंगे इतना आपका काम चल जाएगा। ये ध्यान रखेंगे तो आप बेटर तरीके से इसको डील कर लेंगे। तो ये आपको सारी बातें पता रहनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं साथियों। आगे है जो बेसिकली है नेटवर्क के आधार पर जो है संचार। नेटवर्क के आधार पर देखते हैं। नेटवर्क के आधार पर संचार दो प्रकार का दिखाई देता है। औपचारिक संगठन में नेटवर्क और अनौपचारिक संगठन में नेटवर्क। अब आपको ये तो पता होना चाहिए औपचारिक संगठन क्या होता है, अनौपचारिक संगठन क्या होता है। जो औपचारिक संगठन रहता है वो नियमबद्ध रहता है, कहीं ना कहीं प्रशासनिक नियम जो है उस पर लागू होते हैं, जैसे पदसोपान जैसे नियमों का इसमें जनरली पालन किया जाता है। और ये एक्स थ्योरी पर कहीं ना कहीं इसमें प्रभाव देखने को मिलता है, जबकि अनौपचारिक संगठन में ये वाई थ्योरी पर आधारित रहता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम पहले लेते हैं औपचारिक संगठन से संबंधित नेटवर्क। अब ये औपचारिक संगठन वाले कौन कौन से नेटवर्क हैं तो उस पर चर्चा करते हैं साथियों। औपचारिक संगठन से संबंधित नेटवर्क। इसमें तीन नेटवर्कों की चर्चा की जाती है साथियों। तो तीनों आपको ध्यान में रखने हैं, इसमें आपको गायब नहीं करना है कोई भी। तो आपको देखना है कौन कौन से हैं। चेन नेटवर्क है, तो कौन सा है, चेन, चेन या श्रृंखलाबद्ध नेटवर्क, हिंदी में श्रृंखलाबद्ध कह देते हैं। दूसरा है स्टार नेटवर्क। कौन सा है, स्टार। स्टार का जो मतलब जानती ही है कि मछली भी स्टार थी, स्टार का मतलब तारा नेटवर्क जो कहते हैं, स्टार नेटवर्क। ये ध्यान रखना है। तीसरा साथियों जो है वो है वृत्ताकार नेटवर्क। कौन सा है, सर्किल नेटवर्क या वृत्ताकार। चैन या श्रृंखलाबद्ध नेटवर्क को पहले ध्यान से समझते हैं साथियों। आराम से समझने की कोशिश करना, बहुत इजी है, टिपिकल नहीं है। इसमें संगठन में क्या होता है, उच्च अधीनस्थ आपस में संपर्क कर सकते हैं, उच्च अधीनस्थ आपस में संपर्क कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे सिंपल है, ये पदसोपान का जो नियम है इसमें उच्च अधीनस्थ आपस में दोनों संपर्क कर सकते हैं। तो ये चेन नेटवर्क का उदाहरण हो गया। इस तरीके से चेन मिलता है तो ये आप देख सकते हैं। दूसरा है स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क में क्या है, उच्च का तो सभी अधीनस्थों से संपर्क रहता है, लेकिन
अधीनस्थों का आपस में संपर्क नहीं रहता। तो क्या है स्टार नेटवर्क? तो मैं इसका चित्र बनाकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा साथियों, तो आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये उच्च है और ये अधीनस्थ है। अधीनस्थ 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब अधीनस्थों का उससे संपर्क तो रहता है, लेकिन अधीनस्थों का आपस में संपर्क नहीं रहता, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 का आपस में संपर्क नहीं रहता, उससे सभी जुड़े रहते हैं। तो ये स्टार नेटवर्क है। तो समझ आया स्टार नेटवर्क में क्या होता है? उच्च का सभी अधीनस्थों से संपर्क रहता है, लेकिन अधीनस्थों का आपस में संपर्क नहीं रहता। तीसरा है वृत्ताकार नेटवर्क। वृत्ताकार नेटवर्क में क्या होता है? तो बेसिकली इसमें क्या है, वृत्ताकार रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये देखिए, वृत्ताकार रूप में जुड़े रहते हैं सब एक दूसरे से। ठीक है, अब जैसे सिंपल है 1, 2, 3, 4, 5। तो मैंने ये 5 कर्मचारी बताए, ये वृत्ताकार में बैठे रहते हैं। 1 का 2 से संपर्क रहता है, 5 से रहता है, लेकिन 3, 4 से नहीं रहेगा। ये नहीं से संपर्क कर सकता है। ऐसे ही जो 3 है, 2, 4 से संपर्क कर सकता है, बाकी से नहीं। इसमें मतलब सर्किल के अनुसार एक दूसरे से सभी संपर्क करते हैं, लेकिन कोई भी चाहे आपस में डायरेक्ट सभी का आपस में संपर्क नहीं होता। सर्किल के अनुसार ही कर्मचारियों का आपस में संपर्क रहता है। जैसे बैंकिंग सिस्टम में देखते हैं तो यही व्यवस्था रहती है। बैंकिंग सिस्टम में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि कैशियर का जो है वो सिंपल है कि सेकंड मैनेजर से संपर्क रहता है, सेकंड मैनेजर का फर्स्ट मैनेजर से संपर्क रहता है। फिर जो बेसिकली रहता है कैशियर का अन्य से संबंध कम रहता है। बाकी देखा जाए तो जो फॉर्म फिलअप करने वाला है वो अलग बैठा रहता है, गार्ड अलग रहता है। तो सर्किल के अनुसार सभी कर्मचारी एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं, लेकिन सबका आपस में संपर्क नहीं रहता। तो सर्किल के अनुसार संपर्क बना रहेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब साथियों हम आगे देखते हैं, जो है आपको देखते हैं अनौपचारिक नेटवर्क। अनौपचारिक जो नेटवर्क रहता है वो क्या है, वो भी आपको समझ आना चाहिए कि इसमें क्या क्या प्रकार है। औपचारिक नेटवर्क के भी 3 रूप मोटे मोटे देखने को मिलते हैं। तीनों रूप आपको बताते हैं, आप इसमें टेंशन नहीं लेंगे और तनाव मुक्त होकर इसका अध्ययन करेंगे तो आपको समझ भी सारा आएगा, तो आप इसमें तनाव नहीं लेना। इसमें पहला है गॉसिप नेटवर्क। गॉसिप का मतलब होता है कि वो चर्चा करना, गपशप करना, गॉसिप, गॉसिप या गपशप नेटवर्क। दूसरा है ग्रेप वाइन, अंगूर वाला। तीसरा है क्लस्टर नेटवर्क। कौन सा है? क्लस्टर। ये 3 नेटवर्क जो हैं अनौपचारिक नेटवर्क के प्रकार हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। गॉसिप नेटवर्क में क्या होता है, गुपचुप तरीके से एक व्यक्ति दूसरे को सूचना देता है, फिर वो गुपचुप वाली कानाफूसी वाली सूचना तीसरे तक पहुंच जाती है और धीरे धीरे वो अफवाह का रूप धारण कर लेती है। जैसे प्रश्न पत्र आउट होना, वो कहता है मेरे पास पेपर है, दूसरा कहता है मेरे पास है, वो दूसरे के पास दूसरा भी कहता है लेना है क्या। इस तरीके से कानाफूसी के माध्यम से वो क्या होता है कि पूरा नेटवर्क फैल जाता है। तो प्रश्न पत्र आउट होने वाला, तो इसमें क्या है कि बेसिकली जो है कि गुपचुप तरीके से सूचना प्रसारित हो जाती है। इसका उदाहरण क्या है? प्रश्न पत्र आउट होना। तो प्रश्न पत्र पहले एक के पास पहुंचता है, वो दूसरे को पहुंचा देता है, दूसरा चौथे के पास पहुंचा देता है। तो इस तरीके से ये सूचना प्रश्न पत्र आउट सब तक पहुंच जाता है। एक ने व्हाट्सअप कर दिया, वैसे किसी ग्रुप में डाल दिया, ग्रुप वाले ने तीसरे को डाल दिया, तीसरे ने चौथे को डाल दिया, इस तरीके से अब वो पहुंच जाता है सब तक फिर धीरे धीरे। दूसरा है ग्रेपवाइन नेटवर्क। ग्रेपवाइन नेटवर्क में क्या होता है कि इसमें अफवाह धीरे धीरे विशाल रूप ले लेती है। क्या ले लेती है? विशाल रूप। जैसे कोई भी है सूचना है, जो घटना है, तो भाई पहले धीरे धीरे फैलती है, फिर अचानक से विकराल रूप लेती है। तो इसमें सूचना धीरे धीरे विकराल रूप ले लेती है, अफवाह का रूप लेकर विकराल रूप लेती है।
जैसे सिंपल है, कई बार आपने सुना होगा ये अफ़वाह फैली, गणेश जी प्रतिमा दूध पी रही है, तो एक दूसरे से कहता है, फिर अचानक से कोई व्हाट्सएप पे डाल देता है, तो फिर वो क्या है, विकराल रूप ले लेती है। सूचना धीरे-धीरे क्या कर लेती है, अफ़वाह का रूप ले लेती है, व्यापक स्तर पर फैल जाती है, ग्रेप्तार नेटवर्क। तीसरा है क्लस्टर नेटवर्क। इसमें सूचना विश्वसनीय को दी जाती है। किसको दी जाती है? विश्वसनीय को। फिर विश्वसनीय अपने दूसरे विश्वसनीय को दे देता है। ऐसे करते 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 सूचना फिर व्यापक रूप में फैल जाती है। तो क्लस्टर नेटवर्क में तो विश्वसनीय की सूचना दी जाती है। इसमें सूचना धीरे धीरे अफवाह का रूप ले लेती है। उसमें गुपचुप तरीके से सूचना प्रसारित हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने आपको साथियों 3 प्रकार के औपचारिक नेटवर्क और 3 प्रकार के अनौपचारिक नेटवर्क भी बताए। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये सारे समझ आए होंगे। अब मैं आपको दोबारा पीपीटी के माध्यम से भी समझा देता हूँ कि ये नेटवर्क हैं क्या-क्या। तो आइए साथियों समझते हैं कि संचार एक प्रशासनिक व्यवहार है। संचार वाई सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, अर्थात ये स्व नियंत्रण स्व नियमन पर प्रबल देता है। चेस्टर बर्नार्डे ऐसे पहले आधुनिक विचारक हैं जो संचार को संगठन का आवश्यक तत्व बताते हैं। तो मैंने बताया भी था साथियों पिछली वीडियो में, निर्माण में भी हमने चर्चा की कि चेस्टर बर्नार्डे की संगठन के 3 तत्व बताते हैं, कॉमन पर्पज, कम्युनिकेशन एंड विलिंग टू सर्व। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि चेस्टर बर्नार्डे वाई सिद्धांत से संबंधित विचारक हैं। वो संगठन के 3 तत्व बताते हैं, क्या-क्या? पहला कि कॉमन पर्पज, समान उद्देश्य। फिर क्या है दूसरा? कम्युनिकेशन। तीसरा क्या है? आपको ध्यान रखना है, विलिंग टू सर्व। अब कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस से हुई है, जिसका मतलब है अपने विचारों को संप्रेषित करना या आदान प्रदान करना। संचार, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस से हुई है, जिसका तात्पर्य क्या है? अपने विचारों को संप्रेषित करना या आदान प्रदान करना। संचार क्या है वो भी आपको ध्यान में रखना है कि संचार वस्तुतः एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संदेश को उसकी समझ के साथ स्थानांतरित किया जाता है। कि संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संदेश को उसकी समझ के साथ स्थानांतरित किया जाता है। तो ये ध्यान रखना कि संचार कैसी प्रक्रिया है जिसमें संदेश को उसकी समझ के साथ स्थानांतरित किया जाता है। फिर फिपनर क्या कहता है? संचार को प्रबंधन का हृदय कहता है। तो ये साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला कि फिपनर ने क्या कहा? संचार को प्रबंधन का हृदय। तो आपसे पूछेगा कि बेसिकली संचार को प्रबंधन का हृदय किसने कहा? तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने पहले अभी आपको बताया भी व्हाइट बोर्ड के माध्यम से, तो ये ध्यान रखना, फिपनर महोदय कहते हैं। अब मिलेट महोदय ने क्या कहा था? रक्तधारा। तो मिलेट भी आगे हैं, तो ना, तो मिलेट महोदय की लाइन तो ध्यान रखनी है। इन्होंने प्रशासनिक संगठन की रक्तधारा का संचार को, और संचार को क्या कहा? साझा उद्देश्य की साझा समझ। साझा उद्देश्य की क्या है? साझा समझ। उद्देश्य भी साझा है, समझ भी साझा है। फिर एक ओडवेटिड है, ये संचार को कहते हैं किसी संगठन के भीतर विभिन्न क्रियात्मक समूहों की व्यवस्था है। तो ओडवेटिड क्या कहते हैं? संचार किसी संगठन के भीतर विभिन्न क्रियात्मक समूहों की व्यवस्था है जिसके माध्यम से विचारों व कार्यों की समझा जाता है। तो थोड़ा ओडवेटिड का भी ध्यान रखना, लेकिन ये बहुत कम पूछा जाता है। संचार किसी संगठन के भीतर विभिन्न क्रियात्मक समूहों की व्यवस्था है जिसके माध्यम से विचारों को व कार्यों को समझा जाता है। यानी कि विचारों और कार्यों को समझने का एक माध्यम मानते हैं ओडवेटिड संचार को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर साथियों आपको ध्यान रखना है कि संचार के तत्व क्या क्या हैं। तो मैंने आपको बताया था संचार के सामान्यतः 5 तत्व हैं। पहला सेंडर, अपने विचारों को भेजना। दूसरा मैसेज, भेजने वाला। फिर मैसेज, संदेश। फिर मीडिएटर, जिसके माध्यम से संदेश भेजा जाता है। फिर रिसीवर, संदेश प्राप्त करने वाला। फिर फीडबैक, जो संदेश की प्रतिक्रिया रहती है। ये 5 तत्व माने जाते हैं महत्वपूर्ण। तो साथियों ये पांचों ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में आए भी हैं, तो आपको इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो पांचों तत्व बेसिक तत्व हैं, आप ध्यान रखेंगे। फिर आपको ध्यान रखना है, मैकक्लेलैंड फीडबैक को आवश्यक तत्व नहीं मानते। तो ये भी मैंने कहा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर साथियों फिर स्वान व विनर आते हैं। विनर है स्वान व विनर वीवर। तो स्वान व वीवर बेसिकली संचार के 8 तत्व बताते हैं। वीवर और स्वान क्या बताते हैं? 8 तत्व। 8 तत्व कौन कौन से बताते हैं? सेंडर, मीडिएटर, फीडबैक, मैसेज, रिसीवर। और साथ में क्या बताते हैं वो आपको ध्यान रखना है, 3 नए, कोडिंग, डिकोडिंग और नॉइज। ये 3 नए हैं, बाकी सब पुराने हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ये 3 नए हैं, बाकी तो वही सामान्य 5 तत्व हैं। तो ये मैंने आपको बताया भी था, ये 3 नए बताते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग और नॉइज। बाकी तो 5 पुराने हैं। तो ये आपको पता रहना चाहिए। अब साथियों हम संचार के प्रकार देखते हैं।
पहला है माध्यम व वाहक के आधार पर संचार। तो मैंने आपको अभी बताया था व्हाइट बोर्ड के माध्यम से कि 3 प्रकार का होता है, लिखित, मौखिक और सांकेतिक श्रव्य दृश्य। लिखित में क्या लेते हैं? दैनिक पत्रिका, ईमेल, फैक्स, बुक, किताब, पुस्तकें, ये सब लिखित के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? लिखित के। मौखिक में क्या आएगा? मोबाइल है, मोबाइल स्पीच है, ई टॉकिंग है, भाषण है, ये सब मौखिक में आएगा। सांकेतिक श्रव्य दृश्य में क्या आता है? ये भी साथियों आपको ध्यान रखना है, इसमें टीवी, मूवी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि को लेते हैं। फिर हम दिशा के आधार पर देखें, संचार 3 प्रकार का होता है। पहला वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर। इस प्रकार के संचार में ऊपर वाले व्यक्ति नीचे वाले व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाला उससे नहीं। यानी कि इसमें क्या रहता है? उच्च तो नीचे से संपर्क कर लेगा, एक तरफा संचार प्रणाली रहती है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले से नहीं। नीचे यानी कि निम्न से। उच्च तो निम्न से कर लेगा, निम्न उच्च से अपनी बात नहीं कर सकता। फिर अगला है हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज संचार। ये क्या होता है? समान पद वालों में संचार व्यवस्था, कि मान लीजिए दोनों हैं, डीएसपी हैं, एसडीएम है, तो दोनों में संचार व्यवस्था ये द्वितरफा हो सकती है। प्रत्युत ऊर्ध्वाधर में क्या होता है? इस प्रकार के संचार में निम्न अधिकारी भी उच्च अधिकारी से संपर्क कर सकता है। ये भी द्वितरफा संचार व्यवस्था है कि उच्च और निम्न आपस में संपर्क कर सकते हैं, तो प्रत्युत ऊर्ध्वाधर। तो इस प्रकार से दिशा के आधार पर 3 प्रकार की संचार व्यवस्था देखने को मिलती है। अब हम साथियों आते हैं, आपको देखते हैं संगठन के आधार पर संचार। चूंकि संगठन 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, उसी के अनुरूप हम 2 प्रकार के नेटवर्क की चर्चा करते हैं। पहला औपचारिक नेटवर्क। तो मैंने बताया औपचारिक नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, चेन व श्रृंखलाबद्ध नेटवर्क, स्टार नेटवर्क और वृत्ताकार नेटवर्क। पहले हम चेन नेटवर्क देखते हैं, श्रृंखलाबद्ध। इस नेटवर्क में पद सोपान के क्रम में उच्च अधीनस्थ आपस में संपर्क कर सकते हैं। जैसे पुलिस प्रशासन में, सैनिक प्रशासन में इस प्रकार का संचार होता है। तो मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझाया भी था कि सिंपल इसमें क्या होता है, उच्च और अधीनस्थ आपस में संपर्क कर सकते हैं। ये चेन नेटवर्क हो गया, श्रृंखलाबद्ध। स्टार नेटवर्क में क्या होता है? स्टार नेटवर्क में मैंने बताया था उच्च तो सभी अधीनस्थों के संपर्क में रहता है, लेकिन अधीनस्थ आपस में संपर्क नहीं कर सकते। तो इसका चित्र इस प्रकार का बना सकते हैं हम चाहें तो चित्र भी बना सकते हैं साथियों। थोड़ा सा मैं बना भी देता हूं आपको, कि हालांकि मैंने पहले भी बनाया था। तो इसमें साथियों क्या होता है स्टार नेटवर्क में? इसमें ये उच्च है और ये अधीनस्थ है, अधीनस्थों का आपस में संपर्क नहीं होता, उच्च का सभी अधीनस्थों से संपर्क होता है, और अधीनस्थ अलग अलग भी उच्च से संपर्क कर सकते हैं। तो ये ध्यान रख लेना, ये स्टार नेटवर्क है, तो ये ध्यान में रखना है। आपस में संपर्क नहीं कर सकते। आतंकवादी संगठनों, गुप्तचर संगठनों में इसी प्रकार का नेटवर्क होता है। तो आतंकवादी संगठनों में या गुप्तचर संगठनों में इस प्रकार के इस नेटवर्क को ज्यादा अपनाया जाता है, ये भी ध्यान रख लेना। फिर वृत्ताकार नेटवर्क। वृत्ताकार नेटवर्क में क्या होता है? इसमें वृत्ताकार रूप से, श्रृंखलाबद्ध रूप से क्या है, कर्मचारी आपस में संपर्क कर सकते हैं, लेकिन सभी एक दूसरे से नहीं। जैसे सिंपल बैंकिंग सिस्टम में देखेंगे तो वृत्ताकार रूप से 1 2 3 4 5 ये है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये है। अब ये जो 1 नंबर है, ये 2 से और 5 से संपर्क कर सकता है, लेकिन 3 4 से नहीं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो बैंकिंग वित्तीय सिस्टम में देखने को मिलती है, कि कैशियर किससे संपर्क करेगा, कैशियर क्या वास्तव में बाकी मार्केटिंग वाले से संपर्क करेगा, नहीं करेगा, कैशियर को एक निश्चित व्यक्ति से संपर्क करना है। तो एक बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से वृत्ताकार से चलता है। आप पैसे जमा कराने जाएंगे, पहले आपको पर्ची बनानी पड़ेगी, तो बेसिकली उसमें क्या है, फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म आपको एक पर्टिकुलर व्यक्ति देगा, तो आप उसको भरने के बाद फिर आप जाएंगे, उसको चेक कराएंगे, चेक कराने के बाद फिर आप कैशियर के पास जमा कराएंगे। तो ये एक प्रोसेस है। तो उसमें क्या है, कंटिन्यू वो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, तो उसी के अनुरूप आपको कार्य भी करना पड़ता है। अब अगला देखते हैं अनौपचारिक नेटवर्क। ये वाई सिद्धांत के अनुरूप होता है, और इस नेटवर्क में प्रचलित चर्चा कीथ डेविस करते हैं। कौन करते हैं? कीथ डेविस। तो ये भी ध्यान रखना कि कीथ डेविस जो हैं अनौपचारिक नेटवर्क की चर्चा विशेष रूप से करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत वीएमपी है, तो ये भी आप ध्यान रख लेना साथियों, कि कीथ डेविस ने अनौपचारिक नेटवर्क की चर्चा की थी। अब देखते हैं साथियों अनौपचारिक नेटवर्क कौन से हैं। पहला है गॉसिप या गुप्त, जो गपशप नेटवर्क है। इस प्रकार के नेटवर्क में सूचना किसी निश्चित व्यक्ति को नहीं दी जाती है, परंतु किसी तरीके से गुपचुप माध्यम से दूसरे तक पहुंच जाती है। इसमें गुपचुप तरीके से सूचना दूसरे तक पहुंच जाती है, वो धीरे धीरे सूचना व्यापक रूप में फैल जाती है, और
परीक्षा पत्र में जैसे प्रश्न पत्र आउट होना कि एक व्यक्ति दूसरे को दे देता है, दूसरा चौथे को देता है, पता ही नहीं चलता कि सूचना कब पूरे समाज में फैल जाती है। तो जैसे प्रश्न पत्र आउट होना ये। ग्रेप वाइन नेटवर्क में क्या होता है, इस प्रकार के नेटवर्क में कोई अफवाह धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेती है। जैसे गणेश प्रतिमा दूध पीती है, अफवाह बड़े क्षेत्र में फैल जाएगी। ग्रेप वाइन नेटवर्क का क्लस्टर नेटवर्क में क्या होता है, तीसरा प्रकार का जो नेटवर्क है, क्लस्टर नेटवर्क में सूचना विश्वसनीय को दी जाती है और वो विश्वसनीय व्यक्ति सूचना अपने अन्य विश्वसनीय को दे देता है। इस प्रकार से धीरे धीरे विश्वसनीयों की संख्या बढ़ती जाती है और सूचना व्यापक रूप में फैल जाती है, नेटवर्क का रूप धारण कर लेती है। तो साथियों, इस प्रकार से आपने देखा कि जो अनौपचारिक नेटवर्क है उसके 3 रूप देखने को मिलते हैं कि गॉसिप नेटवर्क, ग्रेपवाइन नेटवर्क और क्लस्टर नेटवर्क। अब हम आगे चलते हैं साथियों। आगे है नोट करके कुछ क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखने हैं। जैसे लासवेल मॉडल क्या है, इसमें संचार के 5 तत्वों को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो किस मॉडल में संचार के 5 तत्वों को महत्वपूर्ण माना जाता है, लासवेल मॉडल में। अब ये 5 तत्व कौन से हैं ये आपको पता ही है। पहला क्या है, सेंडर है। दूसरा मैसेज है। तीसरा मीडिएटर है। ठीक है ना, चौथा रिसीवर है और पांचवा फीडबैक है। तो लासवेल मॉडल इन 5 तत्वों को महत्वपूर्ण मानता है, यही लासवेल मॉडल है। और लासवेल का नाम तो साथियों आपने काफी सुना भी होगा। इन्होंने शक्ति का वितरणात्मक सिद्धांत दिया था और कहा था शक्ति राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण अवधारणा है। फिर अपनी पुस्तक 7 इंडिकेटर में ये संचार के जो है निर्णय निर्माण के 7 तत्व भी बताते हैं। क्या बताते हैं, 7 तत्व। इनकी एक प्रमुख पुस्तक 7 इंडिकेटर भी है जिसमें निर्णय निर्माण के इन्होंने 7 तत्व बताए थे। 7 इंडिकेटर इनकी ये प्रमुख पुस्तक है। तो मैं आप कहें तो इस पर चर्चा भी कर देता हूँ। 1972 में लिखी थी। तो मैं लासवेल के बारे में और हल्का सा आपको बता देता हूँ, आपको टेंशन नहीं हो साथियों। इसलिए लासवेल महोदय, इनकी एक प्रसिद्ध रचना जो है, इन्होंने पहला तो कहा शक्ति राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण अवधारणा है। एक तो इन्होंने ये शब्द कहा था। फिर दूसरा अवधारणा है, दूसरा इनके बारे में ध्यान रखना है साथियों कि ये लासवेल महोदय जो हैं, ये बेसिकली एक किताब लिखते हैं 1936 में, पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ। इसमें शक्ति का वितरणात्मक सिद्धांत देते हैं। जिसे उपचारात्मक विधि भी कहते हैं। कहते हैं कि शक्ति का प्रयोग कल्याण के लिए करना चाहिए, उपचारात्मक विधि भी कह देते हैं इसको। तो 1936 में ये किताब लिखी थी, ये भी थोड़ा ध्यान रहेगा तो बेटर है। फिर आपको ये बात भी पता रहनी चाहिए। फिर इन्होंने एक 7 इंडिकेटर किताब लिखी थी, मैं उस पर भी चर्चा कर देता हूँ कि लासवेल जी ने एक 7 इंडिकेटर पुस्तक लिखी थी। 7 इंडिकेटर, इस पुस्तक में इन्होंने निर्णय निर्माण के 7 तत्व बताए थे। निर्णय निर्माण के, डिसीजन मेकिंग के निर्णय निर्माण के 7 तत्व बताए थे। निर्णय निर्माण भी आप जानते हैं कि वाई सिद्धांत से संबंधित एक पूरा नियम है, व्यवहार है कि 7 तत्व बताते हैं। तो साथियों देखो, नॉलेज कहीं नहीं होती, कहीं भी पढ़ा हो, लेकिन ज्ञान ज्ञान ही रहता है। ज्ञान को विस्तारित करना हमारा लक्ष्य है। ये 7 तत्व ये थे, इर्पिएट, अब ये इंफॉर्मेशन है, ये रिकमेंडेशन है, सिफारिश करना, परसेप्शन है, ये इनोवेशन है, ये अप्रेजल है, ये एप्लीकेशन है, ये टर्मिनेशन है। ठीक है,
ये 7 तत्व इन्होंने लासफेल महोदय ने बताए थे, तो निर्णय निर्माण के, तो ये भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो बेटर रहेगा साथियों कि लासफेल के बारे में पूरी नॉलेज ही हो जाए आपको। अब दूसरा है विल्बर मॉडल। ये संचार का ये मॉडल फीडबैक को संचार का सबसे महत्वपूर्ण तत्व मानता है। तो विल्बर मॉडल संचार के फीडबैक को सबसे महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं। ये भी ध्यान रख लेना कि ये फीडबैक का विस्तारित अध्ययन करते हैं। फिर मैंने बताया था आपको कार्ल ड्यूइस भी फीडबैक को महत्वपूर्ण मानते हैं और उन्होंने फीडबैक को मापने के 4 तत्व भी बताए थे। तो विल्बर मॉडल क्या है? ये फीडबैक को सबसे महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं। फिर एक ओसगुड मॉडल है। ये व्यक्ति व्यक्ति के मध्य संपर्क पर अधिक बल देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वाई सिद्धांत को संचार व्यवस्था में अपनाने पर बल देता है। तो ओसगुड मॉडल में तो व्यक्ति व्यक्ति पर बल दिया जाता है। विल्बर मॉडल फीडबैक को महत्वपूर्ण मानते हैं तत्व, और लासफेल मॉडल में पांचों तत्वों को महत्वपूर्ण माना था। तो ये बातें सारी आपको साथियों समझ आई होंगी। यहाँ तक मैं मानता हूँ संचार का टॉपिक आपको पूरा समझ आया होगा। अगर आप इसको ढंग से याद करेंगे तो इसमें क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने। लेकिन संचार आज वैश्वीकरण के युग में एक प्रमुख प्रक्रिया है। आज कहीं ना कहीं संचार राष्ट्रीय शक्ति का आधार बना जाता है। कूटनीति भी तभी क्रियान्वित होती है जब संचार मजबूत हो। विदेश नीति का भी प्रमुख साधन आज संचार है। इसलिए संचार एक अद्भुत क्रांति लेकर आया है। तो हमें संचार के उपकरणों की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है कि वास्तव में संचार आज कैसे शक्ति का रूप धारण कर रहा है। कहते हैं सूचना तकनीक के क्षेत्र में जो महाशक्ति रहेगा वो भविष्य में कहीं ना कहीं महाशक्ति के रूप में कार्य करेगा। तो सूचना तकनीक का भी हम गहन अध्ययन हमें करना चाहिए। तो बिना सूचना तकनीक के काम नहीं चलता। तो वैसे भी आप जानते हैं सूचना तकनीक राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। इसलिए आज प्रत्येक राष्ट्र कहीं ना कहीं अपने सूचना तकनीक को मजबूत करने के लिए अपनी अंतरिक्ष तकनीक को मजबूत कर रहा है, सोशल मीडिया को भी मजबूत कर रहा है, हर क्षेत्र में क्रांति लाने की कोशिश कर रहा है। 5G और आर्टिफिशियल जो है इंटेलिजेंस उसको भी बढ़ा रहा है। तो भारत भी इस दिशा में महाशक्ति बनने के लिए अपनी सूचना तकनीक को आगे बढ़ा रहा है। इसी क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं, जो इनसेट श्रेणी के उपग्रह हैं उनका विकास कर रहे हैं, जीएसएलवी का विकास कर रहे हैं। तो साथियों ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। जीएस के भी कुछ क्वेश्चन अद्भुत जो हैं जीएसएलवी और इनसेट श्रेणी के उपग्रह जानना चाहिए। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनसेट जो उपग्रह रहता है उसमें एक ट्रांसपोंडर उपकरण रहता है, और ट्रांसपोंडर में एक कू बैंड रहता है, और उसमें 3 प्रकार के बैंड रहते हैं ट्रांसफर में, जो सी बैंड, एस बैंड और कू बैंड। कू बैंड का अधिक महत्व माना जाता है संचार के क्षेत्र में। तो ये नॉलेज भी थोड़ा जीएस की आपको होनी चाहिए। हालांकि पब्लिक एड में इतना कामयाब नहीं होंगे, लेकिन जीएस के लिए महत्वपूर्ण जो चीज है वो समझ आनी चाहिए। क्योंकि संचार जितना ज्यादा मजबूत 5G, 6G, 7G उतना अधिक शक्तिशाली होगा। क्योंकि सूचना अगर तेजी से जाती है तो समझो कार्य और तेज गति से हो जाता है। तो सूचना का महत्व अंतर्राष्ट्रीय जगत से लेकर राष्ट्रीय जगत, आंतरिक क्षेत्र में भी और बाह्य क्षेत्र में भी, दोनों में है। इसलिए संचार को मजबूत करना आज हर संगठन की आवश्यकता है। ना संगठन की, राष्ट्र की भी आवश्यकता है, साथ में व्यक्ति की भी आवश्यकता है। इसलिए अपने संचार तंत्र, सूचना तंत्र को मजबूत करना सबको चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो से मैं साथियों विदाई चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।